हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमेज़न एकेडमी। और आज हम लोग सीखने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक फॉर टाइट्रेशंस कि जब आप आयनिक इक्विलिब्रियम में एसिड्स और बेस को टाइट्रेट करवाते हो तो कई बार स्टूडेंट्स को ये पता ही नहीं चलता है कि एक्चुअली मुझे वहां पे बफर कंसीडर करना है या फिर सॉल्ट हाइड्रोलिसिस करवाना है। कंसेप्ट बहुत आसान होता है लेकिन स्टूडेंट्स इस चीज के ऊपर फोकस नहीं कर पाते हैं। तो ऑब्जर्वेशन से या डायरेक्ट आप देखकर मेथड से और ट्रिक से आप आसानी से देख सकते हो कि कब आपको बफर बनाना है और कब आपको हाइड्रोलिसिस करवाना है। तो ये स्टार्ट करते हैं। हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं उन टाइट्रेशंस की जिनके अंदर एक वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस या फिर स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस इन्वॉल्व होता है। ये स्पेसिफिकली आप इन क्वेश्चन से डील करते हो। जेई में कई बार इनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस पूछे गए हैं, पूछे जाते हैं और पूछे जाते रहेंगे। ठीक है। सो फॉर टाइट्रेशन ऑफ वीक एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस, या फिर आप टाइट्रेशन करवा सकते हो ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड या रादर ऐसा ले लो वीक बेस वर्सेस स्ट्रॉन्ग। ठीक है। तो दोनों ही केस में आप इस ट्रिक को अप्लाई कर सकते हो। तो ट्रिक बनी कैसे, इस चीज पे फोकस करते हैं। ध्यान से देखें। मान लो मैं CH3COOH को टाइट्रेट करवा रहा हूं वर्सेस NaOH। तो CH3COOH वर्सेस NaOH हम टाइट्रेट करना चाहते हैं। ठीक है। तो होगा क्या, वर्सेस का मतलब क्या होता है कि हम CH3COH को लेंगे फ्लास्क में और उसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप क्या ऐड करते रहेंगे, NaOH ऐड करते रहेंगे। ठीक है। तो लेट्स से मेरे पास 50 ml ऑफ 0.1 मोलर CH3COH है और जो NaOH ऐड कर रहा हूं उसकी कंसेंट्रेशन भी 0.1 मोलर है। ये जो एसिड है उसका K वैल्यू लेट्स से मेरे पास 10 टू द पावर -5। ठीक है। अब मुझे क्या करना है, अलग अलग वॉल्यूम, मान लो 0 ml NaOH। ठीक है। तो देखो, जो आपने NaOH ऐड ही नहीं किया है तो सोल्यूशन में सिर्फ और सिर्फ एक वीक एसिड होगा, तो जो भी पीएच होगी वो उस वीक एसिड की वजह से होगी। लेट्स से आपने कुछ 30 ml NaOH ऐड कर दिया, 20 कर दिया, 10 कर दिया, 15 कर दिया, 40 कर दिया। ठीक है। तो मैं 30 ml लेके चल रहा हूं। तो जब आपने यहां पर 30 ml NaOH ऐड किया होगा तो ध्यान से देखें, चीजों को ऑब्जर्व करें, फिर हम इसे ट्रिक में बदलेंगे। तो होगा क्या, ये जो आपका CH3COOH है ये NaOH से रिएक्ट करेगा, ऑब्वियसली करेगा, और क्या बनाएगा, ये बनाएगा CH3COONA प्लस H2। सही है। अब आप देखो इसके मिलीमोल्स निकालो, 50 इंटू 0.15 मिलीमोल्स, और NaOH के निकालो 30 इंटू 0.1, इसके हो गए 3 मिलीमोल्स। तो देखो ये 0 हो जाएगा। 3 के लिए 3 काम में आएगा तो CH3COH कितना बचेगा, 2 मिलीमोल्स, और 3 से ये कितना बनेगा, 3 मिलीमोल्स। बड़ा समझ में आ रहा है। तो इस तरह से आप देखो रिएक्शन होने के बाद आपके पास क्या बचा। तो रिएक्शन होने के बाद सॉल्यूशन में आपके पास एक तो वीक एसिड बचा है और इस वीक एसिड के कॉन्जुगेट बेस का सॉल्ट बचा है, सॉल्ट ऑफ कॉन्जुगेट बेस। और जब भी ऐसा कॉम्बिनेशन आता है तब यहां पे बनता है बफर। अगर एक वीक एसिड या वीक बेस है और उसका कॉन्जुगेट बेस का सॉल्ट साथ में प्रेजेंट है तो वहां पर हमेशा क्या फॉर्म होता है, बफर। अच्छा, एक चीज मैं आपसे पूछूं, बताओ यहां पर न्यूट्रलाइजेशन कंप्लीट हुआ है या इनकम्प्लीट हुआ है? दिख रहा है आपको, इनकम्प्लीट हुआ है, क्योंकि कंप्लीट होता तो ये पूरा पूरा कंज्यूम हो चुका होता। तो ध्यान दें, यहां पर क्या हुआ है, इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन हुआ है। क्या हुआ है, इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन हुआ है। तो अगर न्यूट्रलाइजेशन इनकम्प्लीट हुआ है तो आप देख पा रहे हो यहां पर क्या फॉर्म हो रहा है, बफर फॉर्म हो रहा है। तो यहां से एक पॉइंट बना, पॉइंट क्या बना कि जब भी आप एक वीक एसिड या वीक बेस में एक स्ट्रॉन्ग स्पीसी को ऐड करोगे, वीक एसिड में स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस में स्ट्रॉन्ग एसिड, तो अगर न्यूट्रलाइजेशन इनकम्प्लीट है तो हमेशा आपके पास क्या बनेगा, एक बफर बनेगा। क्यों? क्योंकि उस वीक एसिड या वीक बेस बच जाएगा और यहां उसका करस्पॉन्डिंग सॉल्ट फॉर्म हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। लेट्स से मैंने 50 ml NaOH ऐड कर दिया है। अब आप देख पा रहे हो 50 ml NaOH ऐड करते ही क्या होगा, इक्विवेलेंस पॉइंट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, इक्विवेलेंस पॉइंट आ जाएगा। इक्विवेलेंस पॉइंट का मतलब क्या है कि जहां दोनों के मिलीमोल्स क्या हो चुके हैं, सेम हो चुके हैं। अब भैया ना तो ये बचेगा ना ये बचेगा, दोनों 0 हो गए। अभी दोनों रिएक्ट करेंगे और क्या बनाएंगे, CH3COONA प्लस H2O। तो ध्यान से देखो, 5 मिलीमोल, इसका बचेगा 5 मिलीमोल।
अब आप देखो सॉल्यूशन में सिर्फ और सिर्फ क्या बचा है, एक सॉल्ट, और इस सॉल्ट का अब क्या होगा, हाँ हाइड्रोलिसिस होगा। तो देखो यहां से आपको दिख रहा है कि जैसे यहां कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हुआ, तो कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन होते ही यहां सिर्फ सॉल्यूशन में एक सॉल्ट बचा है, और अब उस सॉल्ट का क्या होगा, हाइड्रोलिसिस होगा। क्या होगा, सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस होगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, इस पे आप ध्यान दें। एक और चीज पे ध्यान देना, यहां आप जानते हो, देखो ये एक वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है। मैंने आपको ट्रिक सिखाई थी, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में स्ट्रॉन्ग बेस डोमिनेट करेगा, तो इसके लिए पीएच का फॉर्मूला बनेगा 7 + ½ pKa + log C। तो देखो Ka की वैल्यू 10⁻⁻5 है, तो pKa कितना हो जाएगा, 5। ठीक है, तो 7 + ½ pKa की वैल्यू 5 + log C। ध्यान देना, C कंसेंट्रेशन है, ये तो मिलीमोल्स है, तो कंसेंट्रेशन कैसे निकालोगे, 50 का 5/100। इस सॉल्यूशन की जो कंसेंट्रेशन है 1/20, मतलब इस सॉल्यूशन में सॉल्ट की कंसेंट्रेशन 1/20 है, वो यहां पर काम में आएगी। और अब आप इस सॉल्यूशन की पीएच निकाल सकते हो। तो अभी आपके लिए चीज जो है वो सिर्फ समझने की है, ये ऑब्जर्वेशन समझ में आ गया। अब इसको कन्वर्ट करते हैं ट्रिक के अंदर। तो ट्रिक क्या है, बड़ी सिंपल है। अगर आपके पास एक वीक एसिड को आप स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, या फिर एक वीक बेस को आप एक स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ टाइट्रेट कर रहे हो, देन आपके पास दो केस हो सकते हैं। एक हो सकता है कि सॉल्यूशन में क्या हो रहा हो, कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन, और दूसरा क्या हो सकता है, सॉल्यूशन के अंदर क्या हो रहा हो, इन कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन। तो बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, अगर न्यूट्रलाइजेशन कंप्लीट है तब तो आपके पास क्या होगा, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस होगा ना। और अगर यहां न्यूट्रलाइजेशन इनकंप्लीट हो रहा है तब आपके पास क्या बनेगा, बफर बनेगा। और बफर एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा कि आपके पास कौन से इनिशियल कंपोनेंट्स लिए गए। समझ में आ गया। अब होता है इसको यूज करना। तो आप स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्वेश्चंस के साथ कि किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछता है। कैलकुलेट OH माइनस कंसेंट्रेशन एट द इक्विवेलेंट पॉइंट व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ 0.1 मोलर एसिटिक एसिड इज टाइट्रेटेड विद अ सॉल्यूशन ऑफ 0.1 मोलर NaOH। आपको K फॉर द एसिड दिया हुआ है 1.9 × 10⁻⁻5। तो देखो अब क्या करना है, कुछ भी नहीं है, सिंपल सी बात है। आपको OH माइनस निकालना है। आपने 0.1 मोलर एसिटिक एसिड लिया था विच इज CH3COOH, और इसमें आपने क्या ऐड किया है, NaOH। बताओ दोनों की रिएक्शन होगी और आपको क्या मिलेगा, CH3COONA + H2। वो खुद ही कह रहा है इक्विवेलेंस पॉइंट। इक्विवेलेंस पॉइंट पर क्या होगा, ध्यान से देखना, 0.1 मोलर ये है, 0.1 मोलर ये है। इक्विवेलेंस पॉइंट पर दोनों के इक्विवेलेंस बराबर होंगे, और इक्विवेलेंस बराबर होने के लिए दोनों के वॉल्यूम्स भी बराबर होने चाहिए। इसके मोल्स हो जाएंगे 0.1V, इसके हो जाएंगे 0.1V, ये भी खत्म 0, ये भी खत्म 0, ये कितना बनेगा 0.1V अपॉन टोटल वॉल्यूम है 2V। तो देखो कंसेंट्रेशन आ गई 1/20 इसकी। अब आपको दिख रहा है कंप्लीट न्यूट्रिशन हुआ है, तो यहां पर क्या होगा, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस होगा। देखो सॉल्यूशन में सिर्फ सॉल्ट बचा हुआ है, तो अगर इस सॉल्ट के लिए हम बात करें तो बताओ पीएच का फॉर्मूला क्या बनता है, 7 + ½ pKa + log C। अभी डिराइव करके दिखाया था, तो देखो 7 + ½ pKa, इस वैल्यू का आप नेगेटिव लॉग लोगे तो आपको वैल्यू मिलती है 4.72 प्लस log 1/20। तो log 1/20 इज माइनस log 20, तो वैल्यू बन गई 7 + ½ 4.72 माइनस log 20 log 10 plus log 2 log 10 is 1, log 2 is 0.3, हो गया 1.3। तो अगर आप वैल्यू देखोगे ओवरऑल 7 + ½ और ये बन गया आपका 3.42। 2 से डिवाइड कर दो तो 7 + 1.71, आंसर आ गया 8.7। अब ध्यान देना 8.71 तो पीएच आई है, तो अगर पीएच 8.71 है तो देखो POH जो होगी वो 14 - 8.71 होगी। तो 14 - 8.7 बन गया आपके पास 5.29। ठीक है, अब अगर ये POH है तो बताओ यहां से OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी,
10 to the power minus 5.29। ये एंटीलॉग आपको सॉल्व करना है तो उसके लिए क्या करोगे, 10 to the power minus 5.29 को 6 प्लस 0.71 लिख दो, तो ये बन जाएगा 10 to the power 0.71 इंटू 10 to the power minus 6। तो ये वैल्यू वैसे आपको किससे देखनी पड़ेगी, एंटीलॉग वैल्यू दी हुई होगी, या फिर आप जानते हो 10 to power 0.5 रूट 10 3.13 होता है, तो 10 to power 0.7 जो है 3.13 थोड़ा ज्यादा होगा, तो लेट्स से 3.5 या 3.52 अप्रोक्सीमेशन हम लगा सकते हैं। बट हाँ, अगर आपको एग्जैक्ट डेटा चाहिए तो फिर आपको उसी हिसाब से वैल्यूज कैलकुलेट करनी पड़ेगी। समझ पा रहे हैं? 0.5 3.13 हो गया, 10 to power 1 हो गया 10, थोड़ा और बढ़ाओ 3.13 आएगा। देखो 10 to the power 0.5 जो होता है वो कितना होता है 3.13, और 10 to the power 1 जो होता है वो 10 हो जाता है, तो 10 to the power 0.7 जो है वो उन दोनों के बीच में कहीं पर आएगा, तो आई थिंक 6.7 के आसपास कुछ आना चाहिए, तो अप्रोक्सीमेटली 6 या 6 पॉइंट समथिंग के आसपास हम वैल्यू ले सकते हैं। एग्जैक्ट तो आपको ये वैल्यू देगा, उसी से आप कैलकुलेट कर सकते हो, बट कंसेप्ट पे फोकस करें। यहां कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हुआ था, इसलिए क्या बना, एक सॉल्ट बना, और सॉल्ट का क्या हुआ, हाइड्रोलिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखें, अलग अलग चीजें इसी के अंदर। CH3COH 50 ml 0.1 is titrated against 0.1 molar NaOH solution. Calculate the pH at the addition of 0 ml, 10 ml, 20 ml, 25 ml, 40, 50। तो ये आपकी प्रैक्टिस के लिए मैंने सारे यहाँ पे पॉइंट्स ले लिए हैं। देखो, जब आपके पास 0 ml NaOH होगा, तो 0 ml NaOH जब आपने ऐड किया है तो सोल्यूशन में सिर्फ और सिर्फ CH3COOH है, जिसकी कंसेंट्रेशन 0.1 मोलर है, और इसकी जो Ka वैल्यू है वो 2 into 10 to the power minus 5। तो देखो, मैंने आपको आयनिक की पहले एक और ट्रिक सिखाई थी, जैसे मैंने बताया था वीक एसिड के लिए पीएच का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है विच इज हाफ pKa माइनस log C, सिखाया था ना। तो देखो हाफ, अच्छा ये फॉर्मूला वैलिड कब होता है, भूल गए? हाँ, जब अल्फा नेग्लिजिबल होता है। तो चेक करो इसका अल्फा नेग्लिजिबल है क्या, तो देखो अल्फा इज इक्वल्स टू रूट K अपॉन C, तो बनेगा 2 into 10 to the power minus 4 यानी 0.02, उसका रूट लोगे तो 2%, हम 5% से नीचे आराम से नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो नेग्लिजिबल है, फॉर्मूला वैलिड है, हाफ pKa। देखो इसका नेगेटिव लॉग लोगे तो ये बन जाएगा 5 minus log 2, माइनस log C की वैल्यू है 0.1 यानी 10 to the power minus, तो देखो माइनस माइनस प्लस, log 2 0.3, 6 minus 0.3 is 5.7, 5.7 by 2, 5.7 by 2 is 5.7 था ना, 5.7 by 2 आप देख लो तो यहाँ पास आ गया 2.85, ठीक है, और ये इस सोल्यूशन की क्या हो जाएगी। ऐसे ही अब आप ट्राई करना, 10 ml ऐड करोगे तो बफर बनेगा 20, 25, 40, तो मैं 25 करके दिखाता हूं आपको, 25 ml NaOH, तो इसमें क्या होगा, देखो CH3COOH प्लस NaOH gives CH3COONA plus H2, ठीक है। तो इसके हैं देखो 50 मिलीमोल्स, सॉरी 5 मिलीमोल्स, कितने होंगे 5 मिलीमोल्स, 50 into 0.1, और जो NaOH है उसके कितने हैं 25 ऐड किए हैं, 0.1 था तो इसके हैं 2.5 मिलीमोल्स। बताओ न्यूट्रलाइजेशन कंप्लीट होगा या इनकम्प्लीट, वेरी गुड, इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट होगा तो क्या बनेगा, हाँ बफर बनेगा, तो देखो ये कंज्यूम हो जाएगा 0, ये बचेगा 2.5 मिलीमोल्स और ये बनेगा 2.5 मिलीमोल्स। अब आपके पास एक बफर बन गया, तो दोनों की कंसेंट्रेशन निकालो तो टोटल वॉल्यूम 50 प्लस 25 75। इस एसिडिक बफर के लिए पीएच का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, pKa प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड। तो देखो सॉल्ट और एसिड दोनों की कंसेंट्रेशन सेम है, log 1 0, pH इक्वल टू pK आ जाएगा 5 माइनस log 2 दैट इज 4.7। कर सकते हैं, बस ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर होगा। इसी तरह 50 ml NaOH पर भी बात कर सकते हैं। चलिए ये देखें, अ वीक एसिड, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें डेटा मैनिपुलेट करना पड़ेगा आपको। अ वीक एसिड 50 ml है, वाज टाइट्रेटेड विद 0.1 मोलर NaOH, ठीक है। द pH values when 10 ml and 25 ml of base have been added are found to be 4.16 and 4.76 respectively. Calculate Ka of the acid and pH at the equivalence point। ध्यान से समझना, आपके पास एक 50 ml of weak acid है,
उस वीक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है पता नहीं, तो मान लो वीक एसिड है HA, आपने इसको टाइट्रेट किया है अगेंस्ट NaOH, NaOH के वॉल्यूम का तो पता नहीं पर 0.1 मोलर दिया हुआ है। अब कह रहा है देखो दो अलग अलग वॉल्यूम्स थे, तो देखो ये दोनों रिएक्ट करके NaA plus H2 बने। अब ये कह रहा है कि जब आपने 10 ml NaOH ऐड किया तब pHi इतनी, जब आपने 25 ml ऐड किया तो pHi इतनी है। देखो 10 ml 25 ml वॉल्यूम में 15 ml का गैप है, 15 ml बेस ऐड करने के बाद भी 15 ml बेस ऐड करने के बाद भी pH में कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं आया, बहुत बड़ा नहीं आया, आना चाहिए 2-3 यूनिट का, उसको बोलते हैं बड़ा चेंज, 1 यूनिट से ऊपर का, यहां तो आया 0.6 का। ये चीज इंडिकेट कर रही है कि यहां पर ये जो है यहां पर क्या बना हुआ है, बफर बना हुआ है। और बफर कब बना हुआ होता है, जब न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है, इनकम्प्लीट होता है, मतलब इन पॉइंट्स पर 10 ml और 25 ml पर न्यूट्रलाइजेशन कंप्लीट नहीं हो रहा है। दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। समझ में आ गया? अब इससे खेलते हैं, अब से सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। देखो मान लो इस वीक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन C मोलर है, इसके मिलीमोल्स तो हो गए 50C। अब जब आपने 10 ml ऐड किया है NaOH, इसके मिलीमोल्स हो जाएंगे 1, तो देखो ये 0, 50C में से ये जाएगा 1 और ये बन जाएगा 1, तो देखो बफर बन गया, इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन है, बफर बन गया। तो बफर की pH आपको दी है 4.16, तो pH इज इक्वल्स टू pKa प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड, तो सॉल्ट कौन है 1 अपॉन एसिड कितना बचा है 50C माइनस 1, एक इक्वेशन। फिर आप आओ कि आपने 25 ml NaOH ऐड किया है, 25 ml NaOH एडेड, ओके। उस केस में क्या होगा, ये 50C तो था ही, ये कितना हो जाएगा 25 into 0.1 2.5, फिर से ये 0, अब ये बचेगा 50C माइनस 2.5 और ये कितना बन जाएगा भैया 2.5। अब अगेन देखो नई pH कितनी है 4.76, तो 4.76 इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा pKa प्लस लॉग सॉल्ट, सॉल्ट कितना है इस बार 2.5 अपॉन एसिड कितना है 50C माइनस 2। दो इक्वेशन दो अननोन, एक C और एक pK, बताओ सॉल्व कर सकते हैं? देखो दिख रहा है दिस माइनस दिस कर दो तो 4.76 माइनस 4.16 बन जाएगा 0.6, 0.6 log 2 होता है 0.3, तो ये 2 log 3 इसको हम 2 log 2 बोल सकते हैं, और 2 log 2 तो log 4 हो गया। सो log 4 विल बी इक्वल टू pK से pK गया, log A माइनस log B log A अपॉन B, तो ये बनेगा log A, A यानी 2.5 अपॉन 50C माइनस 2.5 इंटू दिस अपॉन दिस, ये आ जाएगा 50C माइनस 1 अपॉन, तो देखो log से log गया, 4 इज इक्वल्स टू 2.5 इंटू 50C माइनस 1 अपॉन 50C माइनस 2। हाँ ये कैलकुलेटिव है, कैलकुलेट हमें करना पड़ेगा, यहां से हम C की वैल्यू निकाल सकते हैं, C की वैल्यू आ गई तो हम यहां से pK और pK से हम K कैलकुलेट कर सकते हैं। कैलकुलेटिव है तो कुछ नहीं कर सकता उसमें, कंसेप्ट के ऊपर फोकस करें, तो C के लिए यहां से निकालोगे, K की वैल्यू आप यहां से निकालोगे, और फिर आपको बताना है pH एट द इक्विवेलेंस पॉइंट। जैसे मैंने आपको बताया इक्विवेलेंस पॉइंट पर क्या होगा, हाँ सॉल्ट हाइड्रोलिसिस होगा ना। अब इक्विवेलेंस पॉइंट आने के लिए आपको पहले वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप इक्विवेलेंस पॉइंट की बात कर रहे हो, एट इक्विवेलेंस पॉइंट, देखो इक्विवेलेंस पॉइंट पर क्या होगा, इसके मिलीमोल्स, सो 50 इंटू C शुड बी इक्वल टू NaOH के मिलीमोल्स 0.1 इंटू B। तो यहां से आपको इक्विवेलेंस पॉइंट पर NaOH का वॉल्यूम पता चलेगा। वो जो NaOH का वॉल्यूम पता चला, अब उससे आप क्या करोगे, टोटल वॉल्यूम मान लो V के लिए हो गई 25 लेट्स से, तो टोटल वॉल्यूम हो जाएगा 75। तो जो फाइनल कंसेंट्रेशन होगी सॉल्ट की वो फाइनल वॉल्यूम से निकलेगी, और उसके बाद वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट बनेगा। बताओ pH का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 7 प्लस हाफ pKa प्लस log C। तो थोड़ी सी कैलकुलेशन है इसमें, थोड़ी सी नहीं ज्यादा है, वो आपको करनी है, वैल्यूज निकालनी है, कंसेप्ट सिर्फ इतना सा है। तो सीखा क्या हमने, सीखी हमने बहुत सिंपल सी चीज कि अगर आप कभी भी एक वीक स्पीसी के को एक स्ट्रॉन्ग स्पीसी के अगेंस्ट टाइट्रेट कर रहे हो, तो अगर न्यूट्रलाइजेशन कंप्लीट हो रहा है तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस होगा, और इनकम्प्लीट हो रहा है तो क्या बनेगा, बफर बनेगा। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे, हैप्पी लर्निंग। For detailed videos, daily practice problems and live chat,
Visit academy.amazon.in or download the app.